नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम एक ऐसी स्टोरी बना रहे हैं जिसमें किसी किसान की ज़िंदगी नहीं बदलती है, किसी व्यक्ति का व्यवसाय नहीं होता है, बदलता है। इसमें पूरे गांव की तकदीर बदल जाती है। अक्सर हम ये सोचते हैं कि दरअसल समाज में बदलाव कैसे आएगा। समाज में बदलाव में हम अपनी भूमिका क्या देख सकते हैं, और भूमिका को देखने के लिए हम अपने आप को अलग अलग जगहों पर देखना चाहते हैं कि हम अगर मुख्यमंत्री बन जाएं, हम अगर डीएम बन जाएं, हम अगर प्रधानमंत्री बन जाएं तो हम ये कर लेंगे इस देश के लिए, इस समाज के लिए। लेकिन आप अपनी पोस्ट पर जो काम को कर रहे हैं, जिस जगह पर आप हैं, आप अपनी खेतीबाड़ी में, अपने व्यवसाय में या फिर अपनी नौकरी में किस तरह से अपना 100% दे करके और ईमानदारी से काम करके पूरे समाज में व्यापक बदलाव का कारण बन सकते हैं, उसके उदाहरण है त्रिभुवन सिंह जी। त्रिभुवन सिंह जी बैंक में मैनेजर थे। उन्होंने एक ऐसे गांव को चुना जो जंगल के बीच में बसा हुआ है, रामेश्वरपुरम। ये रामेश्वरपुर जो है वो छोटा सा गांव था, करीब 60-65 यहाँ पे मकान थे, परिवार थे, और उनके पास कोई ऐसा साधन नहीं था कि वो अपने लिए कोई भी परिवार साल भर गुजर बसर कर सके। ऐसी स्थिति में इन्होंने गरीब तबके के लोगों के लिए काम करना सोचा। इस गांव में आए और पूरा व्यापक सर्वे किया। सबसे पहले हम सिलसिलेवार समझने की कोशिश करते हैं। वो तमाम गांव के लोग भी यहाँ पे 3-4 लोग मौजूद हैं जिनकी ज़िंदगी बदली है। लेकिन त्रिभुवन सिंह जी से हम समझना शुरू करते हैं कि कैसे ये कहानी शुरू होती है। अलग अलग चरणों में इस कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। त्रिभुवन जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि जब आप इस गांव में पहुंचे कैसे, और फिर क्या आपने लगातार, जैसा कि आपने बताया कि सर्वे किया, सर्वे की ज़रूरत क्यों आन पड़ी? किसी भी कार्य को करने के लिए पहले जानना और पहचानना जरूरी होता है। जिस क्षेत्र में हम काम करना है, उस क्षेत्र के लोग कैसे हैं, उस क्षेत्र की आर्थिक और सामाजिक दशा किस तरह की है, वहाँ की समस्याएं क्या हैं, वहाँ की आवश्यकताएं क्या हैं। यदि हम इसको जानते नहीं हैं तो हम अपने कार्यों में वो परिणाम नहीं दे पाते हैं जो हमको देना चाहिए, और जिससे सामाजिक और आर्थिक उत्थान हो सके। इसी कारण से जब यहाँ मैं पदस्थ था कल्याणपुर शाखा में, उस वक्त बैंक में कोई आकर के लोन लेगा और जाएगा तो वो अपनी सुविधा और अपने विचारों और अपनी योजना के अनुसार से बैंक में आएगा और लोन लेके जाएगा, और उसका विश्लेषण करके, उसकी वायबिलिटी देख करके उसको देना या नहीं देना बैंक मैनेजर टेबल में बैठ के कर लेता है। आमतौर पर अभी भी ऐसे ही होता है। लेकिन मेरे काम करने का तरीका ये था कि हमारे बैंक का, हमारी शाखा का ग्राहक हमारे हिसाब से होना चाहिए, उसकी ज़रूरत के हिसाब से हमको उसको लोन देना चाहिए, और लोन देने में पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए। अगर ऐसा बैंक करे तो मेरी यह धारणा थी कि अगर ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पे गांव के लोग आर्थिक सहायता प्राप्त कर आगे जरूर बढ़ेंगे। इसके लिए मैंने सर्वे किया और गांव वालों के साथ ही मिल करके पूरे गांव का सर्वेक्षण किया। हर घर की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को समझा जाना, उनसे पूछा, उसका आकलन किया, भूमि के प्रकार, भूमि की स्थिति और उसका उपयोगिता किस तरह से लोग कर रहे थे उसको देखा। ऐसी स्थिति में जब यहाँ देखा तो काफी समस्याएं थी और काफी उलझनें थी, और पृष्ठभूमि भी इन ग्रामीण जन के मन मस्तिष्क में कि बैंक जाएंगे, लोन लेंगे, फिर हमारा जमीन नीलाम हो जाएगा, हम फिर क्या करेंगे, हमारी तो यही पूंजी है। ऐसा एक भय, एक भ्रम इनके दिमाग में था। तो सबसे पहले तो इस तरह के भ्रम और भय को इनसे दूर करने का प्रयास किया, और इनको मोटिवेशन करने में मेरे को 5 से 6 महीना लगे, ताकि इनके दिमाग से वो भ्रम दूर हो और इनके अंदर एक आत्मविश्वास बने। ये कब की बात है, कौन से सन की? ये 2000 की बात है। चलिए मैं थोड़ा सा कहानी बता दूं कि दरअसल ये गांव मजदूरों का गांव था। यहाँ पे जैसा मैंने बताया कि किसी के पास खेती थी, लेकिन खेती में पैदावार नहीं थी। जो धान होता था वो प्रॉपर नहीं होता था, और ज्यादातर खेतों पे, जैसा तस्वीरों में आप देख रहे हैं, यहाँ की मिट्टी जो है वो बेसिकली मुरुम वाली मिट्टी है, तो पत्थर बहुत बड़ी संख्या में थे और जमीन यूं ही पड़ा रहता था। लोग बताते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा
कैलाश प्रसाद राजवाड़े। अच्छा राजवाड़े जी, उस समय ये होता था कि एक फसल से भी एक साल भर के लिए एक पूरी फसल भी नहीं हो पाती थी। हाँ नहीं सर, हाँ किसान लोग क्या है साल भर खाने के लिए अपना हम्म धान भी नहीं पूरा पूर पाए धान हम लोग का तो धाने नहीं कमात रहे ना। मैं 7 तामी का डोली रही से एक ठे उतरी में मैं धान लगा बस। चलिए, यहाँ से जब त्रिभुवन सिंह इस गांव में पहुंचे तो वहां से एक बड़ा चेंज आया, लेकिन वो चेंज क्या था कि दरअसल उन्होंने ये महसूस किया कि अगर इनको ट्यूबवेल दिया जाए और मिनिमम एजुकेशन, चूंकि ये हजारों साल से खेती जानते हैं, खेती करना जानते हैं, अगर इनको पानी दे दिया जाए तो इनकी जिंदगी बदल सकती है। और इस पर उन्होंने काम करना शुरू किया। अब त्रिभुवन सिंह जी से सुनते हैं कि आगे क्या हुआ। फिर आपने पूरा मेरे ख्याल से कैलकुलेट किया कि सालाना इनकम कितनी है गांव की। हाँ, गांव की सालाना वही करीब 60-65 जो गांव थे उसमें जब आकलन किया और उसका मूल्य बाजार मूल्य निकाला तो करीब 55 लाख के करीब था, जो गांव की कुल आमदनी थी। गांव की कुल आमदनी। अब इसको बढ़ाना है तो बढ़ाना कैसे है, तो इसके लिए घर घर हर किसान की जमीन और उनके साधन संसाधनों के हिसाब से उनको कृषि योजना बना करके और उनसे ये कहा गया कि आप इस तरह से कार्य शुरू करें। और इसमें कोई बाधा आती है तो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, मैं इसको पूरा करूंगा, क्योंकि इनको भय था कि ऐसा होगा या नहीं होगा, इतना उत्पादन होगा कि नहीं होगा, ये फसल होगी कि नहीं होगी। तो कुल मिलाकर के किसान की भूमि की स्थिति को ठीक करना और उनकी भूमि में सिंचाई जल का प्रबंध करना और उसके बाद आवश्यकता अनुसार भूमि के हिसाब से फसल चक्र का निर्धारण करते हुए इनको वो चीज शुरू किया। तो कैश क्रॉप के लिए उनको प्रमोट किया और सबसे शुरुआती दौर में इनको गन्ना लगाने के लिए प्रोत्साहित किया। और गन्ना लगा के इन लोगों ने काफी अच्छा जब आमदनी इनको होने लग गया तो ये धीरे धीरे फिर वो कैश क्रॉप में सब्जी भाजी में सब में आने लगे। और ये परिणाम ठीक 2 साल के बाद इनका 3 करोड़ 70 लाख के करीब इनकी जो उत्पादन है उसका मूल्य आ गया। अरे मतलब करीब 7 गुना। जी हाँ। तो 2 साल में सिर्फ जो इनकी उत्पादन क्षमता थी वो 7 गुना बढ़ गई, यानी इनकम भी 7 गुना बढ़ गई। और ये सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन आपने किस तरह से किसानों को तैयार किया, क्योंकि किसान जैसे जब बता रहे हैं कि गरीब तबके के लोग थे तो जाहिर तौर पर विश्वास तो होता नहीं होगा कि वो ऋण ले पाएंगे, ऋण को चुका पाएंगे। तो फिर आपने किस तरह का संवाद इन लोगों से किया कि ये लोग माने इस चीज को लेकर? सबसे बड़ी बाधा ये थी कि सबसे हमारे इस गांव में हम लोगों ने फिर लोगों का सर्वेक्षण और उन लोगों की रेटिंग की कि सबसे गरीब आदमी कौन है, गांव वालों से ही पूछा। जो पीआरए का एक सिस्टम है, तो सबसे गरीब आदमी कौन है गांव के लोग ही बताते रहे कि ये सबसे गरीब आदमी है, ये सबसे गरीब आदमी है। इस तरह से हमारे सामने जो खड़े हैं रुदल इनका नाम है, और रुदल को ये बताया पूरे गांव ने कि ये हमारे गांव के सबसे गरीब व्यक्ति हैं जिनके पास कोई साधन संसाधन नहीं है और ये अपनी जीविका मजदूरी के आधार पर करते हैं और बहुत ही आर्थिक रूप से कमजोर तो थे ही। खाद्यान्न की आपूर्ति भी साल भर नहीं हो पाती थी, इनकी मजदूरी के आधार पर ही इनका जीवन यापन चलता था। ऐसे और भी लोग थे। धान का खेती तो करबे नहीं करो, मजदूरी करो गाँव में सब। तो गांव के ज्यादातर लोग मजदूरी किया करते थे क्योंकि उनको एक फसल मिलती थी, वो भी अच्छे से उत्पादन नहीं होता था, इसलिए तमाम लोग मजदूरी करने के लिए दूसरी जगहों पे जाते थे। मतलब ये मजदूरों का गांव था। एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि आपका गुड़ वाला क्या था कि गुड़ इकट्ठा करते थे। गुड़े कमाए नागू कमाए के बेचे, धीरे धीरे पूंजी हुई, खेत बाड़ी में बनाए लगे। बता नहीं पा रहे इसने खुद ही बताया था कि मैं पूछा कि अब स्थिति क्या है, अब तो 2 साल हो गया तो कम से कम तुम लोग की स्थिति कुछ तो ठीक हुई होगी। तो इसने कहा कि हाँ हुआ है। पहले मैं जाता था जब कहीं मजदूरी करने तो मुझको पानी और गुड़ देते थे, तो गुड़ मैं अपने पास रख लेता था और पानी पी लेता था, वापिस आता था। गरीबी थी। घर जब आता था तो लड़का इंतजार करता था कि कुछ मिठाई लेके आएंगे मेरे पिताजी, लेकिन ये उस समय उसके पास आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी तो वो गुड़ लेके आते थे और उसको देते थे। वो गुड़ खाया करता था और यही इनकी दिनचर्या थी
कि लड़के की जो उम्मीद है वो एक गुड़ थी, और इनका ये उम्मीद था कि मेरे को जो गुड़ देगा उसको मैं बच्चे को दूंगा। हाँ। लेकिन इतने ही बाद, इसी के बाद ये हुआ कि ये पूरे इस स्थिति में आ गया कि इनके घर में गुड़ के भेलियों का ढेर लगने लग गया, और वो बच्चा फिर गुड़ नहीं खाता था, और उस गुड़ की भेलियों से वो खेला करता था, और उसके खाने की इच्छा समाप्त हो गई। तो ये विकास का एक छोटा सा बहुत ही प्रतीकात्मक एक उदाहरण है। यानी एक ऐसा उदाहरण है जिससे आप पूरे विकास को समझ सकते हैं रुदन के। फिर बेटा जो है वो गुड़ खाने से मना करने लगा, फिर उसके बाद आप गन्ना मिल में गन्ना बेचने लगे, और सब्जी भी। अभी क्या क्या लगाया है? डोड़का लगाए रहे, लौका लगाए रहे, थोड़ा सा करेला लगाए हों, हाँ, टमाटर लगाए रहे, हाँ, इतनी चीज लगाए रहे अभी। तो अभी खर्चा सब्जी बेचे से चल जाते हैं? हाँ, चल जाते। तो सब्जी बेचने से खर्च चल जाता है। हाँ। अच्छा, तो कितना, अब तो घर वर सब बहुत बड़ा दिख रहा है। हाँ, बना हैं? धीरे धीरे। कितना बना लिए घर? पहले कितना कमरा था? पहले मैं पुराना घर वो पीछे है। अच्छा। मैं पूरा माय बनाया हूँ। हाँ। एक जन। और मोटरसाइकिल वगैरह है कि नहीं? हाँ, मोर बेटा वो ले हैं हो। ले हैं? हाँ। जिसके लिए गुड़ लाते थे उसके लिए मोटरसाइकिल। हाँ। पढ़ाया लिखा है उसको? हाँ, पढ़ाया है, 12वीं पास करी से। अच्छा, 12वीं पास कर लिया। हाँ, तो ये सिर्फ रुदन की कहानी नहीं है, बल्कि सभी गांव वालों की कहानी है। सभी दूसरी जगह मजदूरी करने जाते थे। कहाँ कहाँ जाते थे? ईट भट्ठा में, कहीं बंगाली पारा, जहाँ काम मिल जाए। और अभी स्थिति क्या है? अभी तो सर हम लोग खुद खोजते हैं तो नहीं मिलते हैं मजदूर। यानी जो मजदूरी में काम करने जाते थे 20 साल के बाद वो मजदूर ढूंढ। अब गांव में मजदूर होते हैं आपके गांव में? नहीं सर, नहीं, अब भाईच नहीं है मजदूर। यानी मजदूरों का गांव पूरी तरह से किसानों का गांव बन चुका है। और सबसे अच्छी चीज ये है कि आत्मनिर्भर गांव बन चुका है। और इसके लिए त्रिभुवन सिंह जी ने समाज के सभी अंगों को लगातार सिर्फ ऋण नहीं दिया, बल्कि उनको लगातार मोटिवेट करते रहे, उनको प्रोत्साहित करते रहे। और आज भी बहुत सारी चीजें समझाई है आप लोगों को। ये सिलसिला लगातार चलता रहा। क्या है सर, आज नया चीज बताए हैं, उसमें हम लोग का विचार बन रहा है कि मछली पालन हम भी करेंगे, भले तालाब खुदवाना पड़ जाए, ऐसे करके। तो बोरवेल, जब पहली बार बोरवेल लगा तो आप पानी निकला, तो आप लोगों का क्या कहना था? कैसे लगा आप लोगों को? खुद भरोसा आ गया सर, पानी से चलते रहे। मैं वो जगह छोड़बे, किसान को चाहिए जमीन है तो पानी चाहिए, कहीं कहीं बनाते रहो, वही जे रहो। जांगर तो है ही है, मेहनत करके अपन। पहली बार कितने ट्यूबवेल लगे थे? पहले दिन तो जिस दिन 31 दिसंबर को इनको नया साल मनाया गया था पानी के साथ में, उस दिन 3 ट्यूबवेल खोदा गया था 1 जनवरी तक। हाँ। 31 दिसंबर से 1 जनवरी के बीच में। हाँ। और उसके बाद 16 ट्यूबवेल लगाए गए थे, फिर वो 21 हो गया, और आज करीब 75 के 72 के। हाँ सर, इस मोहल्ला में, बस्ती में 70-75 को, उधर तो लगभग मेरे को लगता है 40। और तालाब कितने हैं? तालाब तो सर 12 तालाब। तालाब मैंने पानी नहीं रुके। छोटा छोटा। हाँ, छोटा छोटा है। तो पानी पूरी तरह से रहते नहीं है, मतलब उसमें भी ट्रीटमेंट वगैरह की जरूरत है। लेकिन 12 तालाब इन लोगों ने इस दरमियान बना लिए हैं। एक और चीज, बारिश का पानी तो रहता होगा ना? हाँ, तो पानी यानी कि वाटर डिस्चार्ज हो रहा है, तो दूसरी तरफ रिचार्ज करने की भी व्यवस्था है। ये बड़ा मजेदार किस्सा है कि किसान शुरू में जब आपके पास आए तो वो लोन लेने के लिए तैयार नहीं थे। वो डर रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि पटा ना पाऊं, मैं कर्जदार बन जाऊं। तो फिर आपने किस तरह से इनको मोटिवेट किया? उसमें दूसरा, ये तो सबसे बड़ी बाधा थी एज ए बैंकर मेरे लिए, कि लोन लेना ही नहीं चाहते हैं। और उसका कारण ये था कि इसके पहले आसपास के गांव में किसी न किसी के साथ ऐसी घटना हुई कि कभी उसकी जमीन नीलाम हो गई। ये कहानियां लोग बताते रहते थे, तो लोगों के मन में एक भय था, और उस भय को निकालना सबसे बड़ा चुनौती था। तो मैंने उसकी जिम्मेदारी मैं खुद ले लिया। मैंने कहा कि यदि आप ऋण जमा नहीं कर पाओगे, ऐसी स्थिति में ऋण जमा करने की जिम्मेदारी मेरी होगी। मेरे ऊपर भरोसा करो, विश्वास करो, ऋण मैं जमा करूंगा। लेकिन शर्त क्या थी उसकी? उसकी शर्त ये थी कि आप एक ही शर्त पे ऋण जमा नहीं कर पाओगे कि ऋण लेने के बाद यदि आप काम नहीं करोगे, जिस उत्पादक गतिविधियों के लिए आपको ऋण दिया जा रहा है, यदि आप वो काम नहीं करोगे तो ऋण आप जमा नहीं कर सकते हो। ऐसी स्थिति में
ये जिम्मेदारी मेरी है कि मैं अब किसी दूसरे से वो उत्पादक गतिविधियां आपकी जमीन पे करवाऊंगा। जब करवाऊंगा तो क्या होगा कि उससे जो उत्पादक गतिविधियों से जो पैसा मिलेगा वो मैं आपके ऋण खाते में जमा करके आपका ऋण जमा करवा दूंगा। ऐसी स्थिति में किसानों को मन में ये आया कि जब दूसरा जमा कर सकता है और ये खुद भी इस आश्वासन दे रहे हैं तो मैं खुद ही क्यों न करूं। इस बात से एक प्रतिस्पर्धा इनके दिमाग में आई होगी ऐसा लगता है, और इस कारण से फिर सभी लोग अपने अपने जमीन पर जिस उद्देश्य के लिए ऋण दिया गया था उस काम को करते गए और उस उद्देश्य से लोग भटके। अब इसमें एक महत्वपूर्ण चीज कि इसके लिए तो उस समय जाहिर तौर पे इतनी बिजली होगी नहीं, तो बिजली का कैसे इंतजाम किया? बिजली के इंतजाम के लिए हम लोगों ने ये किया था कि पहले ट्रांसफार्मर का आश्वासन दिया था कि ट्रांसफार्मर से जब तक बिजली नहीं लगेगा ट्रांसफार्मर से उसको चलाएंगे और इसी बीच में बिजली का प्रबंध करेंगे। तो बिजली का प्रबंध कम से कम तो एक किलोमीटर दूर तो केबल वायर ले जा करके इनको इनके पंप में कनेक्शन 1 किलोमीटर। हाँ, 1 किलोमीटर क्या बात है। कनेक्शन कराया गया और फिर उसके बाद में टेम्पररी कनेक्शन शुरू में कराया गया। उसके बाद फिर जब लोगों ने देखा कि यहाँ अच्छी तरीके से खेती कर रहे हैं तो फिर जो विद्युत विभाग है उनसे संपर्क करके और कुछ नेताओं से संपर्क करके फिर यहाँ ट्रांसफार्मर लगाया गया। यहाँ कुछ नहीं होता था, बंजर थी जमीन, पड़त भूमि थी, जहाँ पानी का कोई साधन नहीं था, जहाँ कोई खेती नहीं करते थे, जहाँ से उत्पादन बिल्कुल शून्य था। वहाँ जा कर के वो लोग फिर जब गन्ने का उत्पादन शुरू किए उनको लगा आमदनी होने लग गया तो फिर फसल चक्र में धीरे धीरे परिवर्तन आता गया। धान को कम करते गए और गन्ना अधिक लगाते गए। फिर सब्जियों पे शिफ्ट हो गए। फिर सब्जियों में शिफ्ट हो गए। तो सब्जियों में कैसी आमदनी हो रही है? सब्जी में तो सर क्या है, लगाते हैं रेट के हिसाब से, कभी कभी फायदे हो जाता है। कितना फायदा हो जाता है? सर तो अब लगाए रथन तो वो हिसाब से 1 एकड़ में अगर करूँ कितना कमा जाता है? तो 2-3 फसल कमाथन तो लगभग 1 लाख से कभी कभी पार हो जाए, कभी कम भी हो जाए। मतलब कि एक फसल से आपको 40,000 50,000 हाँ, उतना तो मिल जाता है। तो सब्जी भी आप लोग सीजन देख देख के लगाते हैं? सब्जी लगाने की प्रेरणा कहाँ से मिली कि कहाँ से लगाना चाहिए? सब्जी सर क्या है, जैसे अभी बरसात आ गया, अब तैयारी कर रहे हैं कि नहीं रोपा उपा लगाना है। जैसे जैसे आलू का सीजन आया, आलू मटर। अच्छा, वो ट्रेडिशनल तरीका था, उसको और आप लोग इम्प्रूव करते चले? हाँ। अच्छा। और साहब भी बीज उज ला के देते थे। तो आप लोगों की जिंदगी में क्या क्या बदलाव आया? मेरे को ये बताइए कि पहले क्या खाते थे, आज क्या खाते हैं? क्या है सर, पहले तो वो अरे पेज बना के पत्ता, ये वाला पत्ता सरई पत्ता चोकरी बना के उसको, और कहीं ये लकड़ा उकड़ा का चटनी, कहीं कुछ रहबिच नहीं किया तो क्या चीज को खाएं। और आलू सालू, कोई मेहमान आ जाते थे घर में, उस दिन दाल थोड़ा बहुत बनता था और भात बनता था, चावल। बाकी नहीं मिलता था कुछ अच्छा खाने के लिए। तो आज क्या खाते हैं? तो सर आज तो दोनों तीनों टाइम भात दाल भात भी खाए तब वो कोई फर्क ही नहीं पड़े कि दाना टूट जाए। है ना। अच्छा, ये बताइए कि ठीक है, मतलब जो थाली है वो पूरी तरह से चेंज हो गया, अब उसमें सब्जी उत्पादन करते, सब्जी भी खाते होंगे? सब्जी तो आजकल 1 से 2-3 मध्य कर सब्जी जो रही तोलाहन अपन नहीं। आज तक क्या खाए है? आलू, भात, टमाटर चटनी, 3 गो आइटम होंगे। चलिए, चूंकि बहुत लंबी कहानी है और बहुत व्यापक बदलाव हुआ है, 10-15 मिनट के वीडियो में समेटना जरा मुश्किल है, लेकिन फिर भी हमने समझने की कोशिश की कि रामेश्वरपुर कैसे बदला और कैसे एक बैंकर्स ने यहाँ की पूरी जिंदगी। आप मानते हैं कि इनकी वजह से पूरा बदला है? नहीं? हाँ सर, जहाँ तक हम लोग घुमाए ना, पूरा वो प्लांट यहाँ पर जैसे रोके थे ट्रांसफार्मर के लिए बोल रहे थे, उसी दोहर से उस पार जितना है सब इन्हीं का कृपा से तो सब हुआ। ये टाइप के बंजर बनो नहीं जागा, कुछ नहीं वहाँ पर वो दर्द होगा देखे ना, तो बन नहीं जग रहा था। आज भी और अभी कहा कोई अभी तो बनत नहीं है कि भाई कौन रास्ता में जाओ, ये टाइप रेंगे का कोई रास्ता नहीं मिला। इतना ट्रांसफार्मर कर ये पार देखे होंगे सर, वो जमीन में आज तक
कोई कुछ नहीं कमाया है, वो दूसरे का जमीन है, कोई मिलिट्री का, वो उसी टाइप था। तो ये थी कहानी रामेश्वरपुर की, और किस तरह से एक बैंकर्स ने आकर के यहाँ की पूरी लोगों की जिंदगी बदल दी। जो व्यक्ति अब मजदूर थे वो अब किसान हैं और लाखों रुपए साल के कमा रहे हैं और मेहनत खूब कर रहे हैं। और ये सिलसिला अब यहाँ पे थमने वाला नहीं है, क्योंकि अब ये उद्यानिकी और वानिकी और इसके साथ साथ फिशरीज यानी कि मछली पालन में भी अपनी किस्मत आजमाने का फैसला कर चुके हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।